सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक। तो भाई, कल हम लोग रिएक्ट सीख लिए थे और आज जो सीखने वाले हैं वो है, पता है क्या? वो है जेएसएक्स। को हम लोग जान गए थे कि कल जेएसएक्स क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है। तो आज जो हम लोग काम करेंगे वो इस पे काम करेंगे कि एक्चुअली हम जेएसएक्स को लिखते कैसे हैं, कैसे हम उस पे काम करते हैं। ओके, तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ कि पहले तो एक बार क्रोम खोल लेता हूँ और साथ ही साथ क्या करता हूँ कि मैं अपना ईमेल लॉगिन करके एंड एक्सेल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं तुम्हें राइटिंग के साथ पढ़ा सकूँ। ओके, एंड ये जब तक खुल जाए तब तक मैं यहाँ पे जाता हूँ और वही फोल्डर जिसमें हम अपन काम कर रहे थे, है ना? तो क्या करते हैं, रिएक्ट ट्यूटोरियल में आते हैं एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट हो जाएगा तो बस उसका नाम चेंज कर देंगे। ठीक, हम उसमें आज काम कर सके। ओके, एंड फिकर नॉट, टेंशन मत लो, मैं सारे फोल्डर्स को गिटहब पे डाल दूंगा ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। एंड ये लिख देता हूँ ट्यूट टू। ओके, टू क्या लिख दें, अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। ठीक है, ठीक है, ये हो गया टू नंबर। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको फटक से खोल लेता हूँ। क्या करता हूँ, ये वाले पूरे फोल्डर को मुझे खोलना है, तो मोर ऑप्शन ओपन विथ कोड कर लेते हैं एंड ये हो गया, ओपन विथ कोड हो गया। दैट्स इट, खुल जाए यार, बड़ा लेट ले रहा है। ओके, तो थोड़ी देर पहले तो हम ट्यूट वन ट्यूट में थे, अब मेरे को जाना है किसमें, ट्यूट टू में। तो हम क्या करेंगे, सीडी और टू लिखूंगा और टैब दाबूंगा, ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। ओके, एंड ये यहाँ पे आ गया है और इसको मैंने रन करके देख लेते हैं क्योंकि मेरा क्या ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है और मेरा साइट चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, तो इसको भी देखना जरूरी है एंड ऑफ कोर्स मेरा साइट चल रहा है। I hope। हाँ, चल रहा है। ओके, इट्स इन वर्किंग। चलो बात करते हैं कि हम जो जेएसएक्स लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो तुम अभी फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ। ओके, इस चीज को भूल जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हो ये भूल जाओ। ओके, तो सबसे पहले अगर हम जेएसएक्स यूज करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक फंक्शन होता है। ठीक है ना? तो मान लो सपोज करो, जिस भी नाम का मेरा फाइल है उसी नाम का फंक्शन बनाते हैं, इसलिए ताकि हमको एक्सपोर्ट करने में और इम्पोर्ट करने में कहीं पे भी आसानी हो। ठीक है, ना कि हम उसको एक तरीके से ऑब्जेक्ट की तरह इम्पोर्ट करें, इम्पोर्ट करें, इसको हम यूज करें डिफॉल्ट की तरह इम्पोर्ट करें। ओके, तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट लिखते हैं। वैसे तो एक शॉर्टकट है, अगर मैं तुम्हें एक एक्सटेंशन बताऊं तो तुम यूज अगर इंस्टॉल कर लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं अगर बता देता हूँ तुम्हें, वो वाली बता देता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सा इंस्टॉल्ड है। तो पहला तो तुम ये कर लेना कि मैं पहला एक एक्सटेंशन, दो तीन एक्सटेंशन बता दे रहा हूँ। एक तो ये ईजेएस स्निपेट कर लेना। ठीक है, ये बहुत, ये तुमको वैसे तो उतना कुछ यूज नहीं होगा। ये वाला, ये भी नहीं, हाँ सॉरी, सॉरी यार, ये वाला E7 प्लस देखो, DSZ नेस्डर का ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको इंस्टॉल करना बहुत ही काम करेगा तुम्हें, और क्यों काम करेगा मैं बताता हूँ क्यों काम। ठीक है, और वैसा कुछ तो है नहीं। और एक जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट का भी ये भी रख लेना। ठीक है, ये बस इतना रख लेना, बाकी बाकी कोई जरूरत नहीं है अपनी। फ्रीटियर कोडर भी ये तुम्हारे फॉर्मेट को चेंज कर देगा, अच्छे में कर देगा। और वैसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, और वैसा कुछ खास नहीं है। तो ये एक्सटेंशन हो गया। तो मेरे पास एक शॉर्टकट होता है, RAFCE। जैसे ही मैं लिखता हूँ ना, तो ये मेरे को एक कंपोनेंट बना के देता है, नॉर्मल सा एक फंक्शन बनाता है, फिर रिटर्न करता है, उसके अंदर जो भी लिखना होता है वो लिख देता है। अगर मैं इसको अभी चलाऊं तो देखो मेरे पास सिर्फ एक div दिख रहा है जिसके अंदर एक लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो सपोज करो कि मेरा यहाँ पे जो भी HTML वगैरह है वो रिटर्न के अंदर लिखाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आऊं और ऐसे करके, ये इसके अंदर जो भी रहेगा वो HTML सारे इसके अंदर लिखाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और div लगाऊं ना, तो ये मेरे को एरर देगा। क्योंकि एक बात तुम्हें याद होगी, जब भी हम रिटर्न कोई फंक्शन लिखते हैं तो क्या होता है कि हम एक ही स्टेटमेंट रिटर्न के बाद लिख पाते हैं। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट लिख पाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम दो लिखेंगे तो ये एरर देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि या तो हम इसको हटा के एक रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज कर ले, और इसके अंदर तुम्हें तुम्हारा जो भी कोड हो हम सारे को लिख सकते हैं। क्या? ठीक है, नाउ अब अगर सॉरी, अब अगर मैं, एक सेकेंड, अब अगर मैं फिर से div लिखूं तो अब देखो मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा काम हो गया, ये दिख रहा है। और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ये हो गया रिएक्ट फ्रैगमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, किसको कहते हैं, नीचे वाले को कहते हैं। ओके, याद है। ठीक है, तो ये तो काम कर रहा है। तो इसके अंदर जो भी है वो हम सारे रिटर्न के अंदर जो भी है वो HTML वाले पार्ट लिखते हैं।
बात आती है कि अगर हमें कोई भी जावास्क्रिप्ट के कोड लिखना हो, सपोज करो मुझे कॉन्स्ट डिक्लेयर करना, तो हम क्या ऊपर करेंगे कॉन्स्ट डिक्लेयर? नहीं। ऊपर तुम कर भी सकते हो, यूज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कॉन्स्ट ऐप के अंदर जो भी ये फंक्शन है उसी के अंदर डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हमको उसी के अंदर ही यूज करना है, तो हम बाहर यूज डिक्लेयर करके क्या ही कर लेंगे। ठीक है। सपोज करो मैं एक नेम यूज करता हूँ, कॉन्स्ट कंपनी। ओके। कंपनी इक्वल टू कार्यन, कार्यन इन्फोटेक। ओके। इतना मैं लिखता हूँ। और अब मुझे अगर चाहिए क्या कि अब मुझे करना है क्या कि मुझे इसको यूज करना है कहाँ पे, इस एचटीएमएल के अंदर, मतलब कि एक पैराग्राफ है उसके अंदर यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, ब्लैक कंपनी लिखेंगे, तो क्या यूज हो जाएगा? देखते हैं, नहीं यूज हुआ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम उसके बाद इस्तेमाल करते हैं करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस में हम यूज करते हैं कंपनी। लिखेंगे जस्ट, दैट्स इट। अब देखो तुम्हारा नाम लिख रहा है, दिख रहा है। ओके। तो इस तरीके से तुम्हारा जेएसएस काम करता है। और रही बात स्टाइलिंग की, तो स्टाइलिंग के सिंपल सा फॉर्म था कि तुम यहाँ पे जाके स्टाइल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। और इसके अंदर तुम आराम से लिख सकते हो जो भी तुम्हारा फॉन्ट, फॉन्ट कलर है, फॉन्ट साइज है, जो भी है तुम्हारा, वो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये है तुम्हारा जेएसएक्स वाली काम। ओके। एंड ये तुम्हारा बस इतना ही पे चीज नहीं बात खत्म होती, बात आती है और भी बहुत सारी चीज पे। हम आज क्या क्या सीखे, पहला जेएसएक्स को कैसे लिखते हैं, कैसे हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं जेएसएक्स के फाइल में। ओके। ये दो चीज। और कैसे हम कोई भी कौन सा हमें एक्सटेंशन यूज करना है, कौन सा यूज करना है जिससे हम आसानी से रिएक्ट के ऐप को, रिएक्ट का कोई भी जेएसएक्स फाइल को हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट थिंग, जब भी हम कोई भी इसमें कोई भी कंपोनेंट बनाएंगे तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन होगा वो जेएसएक्स ही होगा। ओके। डॉट जेएसएक्स डॉट इज द ओनली सेपरेटर, ओके, दैट सेपरेट द फाइल नेम विद इट्स एक्सटेंशन। ठीक है। ओके। तो अब बात आते हैं कि ये तो हो गया तुम्हारा फाइल, ये हो गया। चल, नेक्स्ट थिंग हम आते हैं कि हम इतने सारे चीजों को बना रहे हैं, ठीक है, हम रिएक्ट यूज ही क्यों कर रहे हैं? अगर हम कंपोनेंट नहीं बना रहे तो चलो हम एक तरीके से और देखते हैं। तो सपोज करो अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम सीखने वाले कंपोनेंट बनाना। ओके। कंपोनेंट इंक्लूड कर, ठीक है। तो पहला काम, सबसे पहला काम कि ये जो तुम्हें एसआरसी फोल्डर दिख रहा होगा, दिख रहा है? एसआरसी फोल्डर को जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक फाइल फोल्डर बनाने का ऑप्शन होगा ऊपर में जाकर, यहाँ पे लिखना कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट्स, एंड एंटर कर लो। ठीक है। एंड उसके बाद क्या करो, यहाँ पे तुम कर दो इंट्रोड्यूस क्या कि मेरा जो है कंपोनेंट में नैपबार डॉट जेएसएक्स। ठीक है। अब तुम्हें याद हो कि मैंने एक बात बताया था, फिलहाल अभी यहाँ पे हम इसको रोकते हैं। तुम्हें याद होगी मैंने एक बात बताया था कि जब भी हम कोई लाइब्रेरी यूज करते हैं तो उसमें ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं होता है कि हम उसके फोल्डर का नाम वही रखेंगे। अगर हम इस फोल्डर का नाम कार्यान रख देते हैं, सपोज कार्यान रख देते हैं, तो उसको उससे कोई फर्क नहीं है, हम तब भी यूज कर सकते हैं। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिलहाल मैं चेंज करके दिखाता हूँ, और इम्प्लीमेंट करने के बाद चेंज करूंगा, तुम्हें समझ में आएगा कि लाइब्रेरी में ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको एक स्ट्रक्चर एक प्रोवाइड दिया जाता है कि आप ऐसे ऐसे करके यूज कर सकते हैं, भले ही उसका फाइल नेम कुछ भी हो। ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब कि एक तरीके से आप यूज वही चीज करोगे, बस उसका नाम सेम होगा, फॉर्मेटिंग अलग हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। तो मैं इसका काम फिर से कंपोनेंट कर देता हूँ, कंपोनेंट्स। तो navbar डॉट जेएसएक्स मैंने बनाया और सीधा सा लिखूंगा आरएफसी। ये क्या करता है, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट बना देता है। ओके। टैब मारूंगा, ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो अब मैं सीधा सा, मेरे पास समझ लो एक नैपबार आ गया है। ओके। नैपबार आ गया है, तो ये मैं डिफॉल्ट नैपबार को एक्सपोर्ट भी करती हूँ। अब मैं यूज कैसे करूँ? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इम्पोर्ट, पहले तो जो नाम है वो नाम नैपबार, उसका फ्रॉम लिखते हैं और लोकेशन उसकी, तो डॉट स्लैश कंपोनेंट के अंदर है, कंपोनेंट के अंदर क्या है और क्या है, नैप, तो नैप बार को लिख लिया। तो नैप बार लिख लिए, क्या तुम कैसे लिखोगे? अब मुझे इस नैप बार को अपने एचटीएमएल में इंक्लूड करना है, मतलब हम एचटीएमएल कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम एचटीएमएल नीचे रखते हैं, अब नैप बार ही तो मेरा एक तरीके से एचटीएमएल ही रिटर्न कर रहा है, याद है ना? देखो, रिटर्न क्या कर रहा है, नैप बार, मतलब ये भी एक तो एचटीएमएल रिटर्न कर रहा है। तो ये जब एचटीएमएल रिटर्न करता है तो हमें इसको यूज कहाँ करना पड़ेगा, हम इसके रिटर्न से पहले तो यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर रिटर्न से पहले यूज नहीं कर सकते तो कहाँ यूज करेंगे, इसके अंदर, रिटर्न के अंदर। ओके, दैट्स इट। तो अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, अगर मैं यहाँ पे नैप बार लिख, ठीक है, तो नैप बार लिख के देखता हूँ तो नैप बार तो आ गया, क्योंकि नैप बार में तो सेम लिखा होता है। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज
आवर नैप। ओके, सेव कर लिया। देखो ये तो नैप बार ही लिखा रह गया। तो हम जब कंपोनेंट को यूज करते हैं तो हम जैसे एचटीएमएल एलिमेंट को यूज करते थे वैसे ही यहाँ पे भी यूज करते हैं। तो सपोज दैट कि अब नैप बार मैंने इंपोर्ट कर लिया, जैसा कि हम कर लिए। अब दूसरा काम क्या बचा कि इसको यूज करना, तो हम लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट एंड नैप बार, और यहाँ पे हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं। अब तुम यहाँ पे दो तरीके से लिखते हैं, ठीक है। लोग यहाँ पे दो तरीके से लिखते हैं। पहला तरीका, एक तो नैप बार हम दो बार यूज कर लेते हैं, चलो ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे भी अगर लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लिखोगे तो यही होता है कि छोटा फॉर्म में लिखा आता है, तो तुम आसानी से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी मेरा एक एलिमेंट की तरह से तुम्हारा कॉम्पोनेंट बन जाता है। और हमेशा ध्यान रखना, कॉम्पोनेंट हम लोग जो भी यूज करते हैं उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल रखते हैं। ये इसलिए रखते हैं ताकि हम अपने जो हमारा जो एचटीएमएल का एलिमेंट है, एचटीएमएल का टैग्स है, उनको उस सबसे डिफरेंशिएट कर सके। ओके, दैट्स इट। समझ में आ गई बात? मैं इसको चला के देखूंगा। तो देखो, दिस इज आवर ना, पर दो बार मैंने इंपोर्ट किया था, दो बार आ गया। तो अब मैं इसको कम क्या बोलते हैं उसको, कमेंट करता हूँ। ओके, दैट्स इट। तो हम सीख चुके हैं कंपोनेंट को बनाना, कंपोनेंट को यूज करना, और कंपोनेंट को इंपोर्ट करना, और साथ ही साथ कंपोनेंट को कैसे हम लिखते हैं। ओके, समझ में आ गई बात? अब बारी आती है सीएसएस की। तो हमारे पास सीएसएस इसमें तीन तरीके से होती है। हम वो तरीके की बात नहीं करेंगे कि जो तुम शुरू से लिखते आए हो, ठीक है। हम बात करेंगे कि यहाँ पे इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि हम अलग फाइल में कोई मॉड्यूल बना के, या फिर इनलाइन भी, या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हम उसको लिख के डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस बारे में हम देखेंगे कल और अगले वीडियो में। तब के लिए बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कार्य इन्फोटेक में हमारा स्वागत रहेगा हमेशा के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।